नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ILBS संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति का संबोधन। कहा, ऐसे संस्थानों के चलते कम खर्च पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए भारत बना इंटरनेशनल हेल्थ केयर हब। अंगदान के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा। उपराष्ट्रपति ने 3 नए आपराधिक कानूनों को बताया न्याय की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव। कहा, दंड विधान बना अब न्याय विधान। हैदराबाद में दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में कहा, हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है उद्देश्य। मोदी की गारंटी की गाड़ी पर लोगों का बढ़ा विश्वास। संसद भवन परिसर में युवा उद्यमियों की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ने डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी को बताया भारत की ताकत। कहा, आम सहमति और संवाद से ही निकलेगा वैश्विक चुनौतियों का समाधान। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को पुष्पांजलि अर्पित। समाधि स्थल सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ILBS यानी लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले करीब 1 दशक में ILBS ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग पहचान बनाई है और कम खर्च पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके ILBS जैसे संस्थानों ने भारत को इंटरनेशनल हेल्थ केयर हब के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ILBS यानी यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ILBS ने विश्व स्तरीय दक्षता और अखंडता के बल पर केवल 13 वर्षों में अपनी अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि ILBS में 1000 से ज्यादा यकृत प्रत्यारोपण और लगभग 300 गुर्दा प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत ILBS जैसे संस्थानों के बल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन रहा है, जहां अपेक्षाकृत कम लागत पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ILBS ने केवल 13 वर्षों की अवधि में ही अपनी विशेष पहचान बनाई है। इस ख्याति के पीछे आपके संस्थान के विश्व स्तरीय दक्षता और निष्ठा की भूमिका रही है। मैं ये जानकर अत्यंत प्रभावित हुई हूँ कि ILBS में 1000 से अधिक लीवर ट्रांसप्लांट और लगभग 300 रीनल ट्रांसप्लांट्स किए जा चुके हैं। लाइफ साइंसेस और आधुनिकतम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जुड़ने से हेल्थ केयर के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। आपके संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग यूनिट की स्थापना एक समयानुकूल पहल है। मैं चाहूँगी कि चिकित्सा के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में भी ILBS में विश्व स्तरीय कार्य होता रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हैदराबाद में दिवंगत जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही एक विशेष डाक टिकट जारी किया। 3 नए आपराधिक कानूनों का स्वागत करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन नए कानूनों ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक विरासत से मुक्त कर दिया है। सजा के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित नए कानूनों को एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि दंड संहिता अब न्याय संहिता बन गई है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की शानदार सफलता का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हैदराबाद में दिवंगत जस्टिस कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने एक डाक टिकट जारी किया, साथ ही सभा को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां भारत का प्रभाव और क्षमता हमारी सीमाओं के पार भी महसूस किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। We are witnessing a path-breaking public infrastructure push. The face of Bharat we are witnessing today is markedly different from what we have seen a decade ago. I don't want to go much into it, but just a decade ago, friends, when it comes to economy, we were part of Fragile Five. Now we are one of the 5 biggest economies at global level, on way to becoming 3rd largest global economy by end of 2030. In the process, we have already overtaken Canada, Great Britain and France, and we will soon overtake the economy that of Japan and Germany. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, तेलंगाना के राज्यपाल, तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों का आभार प्रकट किया। साथ ही कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी भी वजह से भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि और हजारों लाभार्थी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने का ये अभियान लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे सफल बनाने के लिए सभी को, खासकर महिलाओं और युवाओं को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी भी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायगढ़ में अग्रवाल समाज के सामाजिक भवन अग्रोहा धाम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने अग्रवाल समाज के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, हमें भी इस बदलाव में योगदान देना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे युवा नए उद्यमी के रूप में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, लिहाजा सरकार के साथ साथ समाज को भी मिलकर काम करना होगा, तभी हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रायगढ़ में अग्रवाल समाज के सामाजिक भवन अग्रोहा धाम का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए अग्रवाल समाज शिक्षा, चिकित्सा और मानव सेवा के सभी क्षेत्रों में समर्पण और संवेदना के साथ काम कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने समाज के लोगों से आग्रह किया कि वे विकसित भारत की संकल्प की सिद्धि में अपनी भूमिका निर्धारित करें और सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। आज भगवान अग्रसेन जी की कृपा से, उनके दिए गए विचार, उनके दिए गए कार्य से आज पूरा अग्रवाल समाज देश में उसी
संस्कार और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा है। चाहे आजादी का आंदोलन हो, आजादी के आंदोलन में भी अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा, आजादी की लड़ाई लड़ने में भी योगदान रहा, बलिदान देने में भी योगदान रहा, और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उन क्रांतिकारियों को अंग्रेजी शासन की हुकूमत के खिलाफ धन देने कर लेकर आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के हिसार में ICAR संस्थान के वैज्ञानिकों और लाभार्थी किसानों से संवाद किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में और देश के स्थायित्व में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे अन्नदाता तमाम चुनौतियों का सामना करने के बाद भी हमारे लिए अन्न उगाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार किसानों के हित में तमाम प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का जो नारा दिया है वो फलीभूत होता दिख रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिसार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और वैज्ञानिकों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में और स्थायित्व में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उपराष्ट्रपति ने किसानों और वैज्ञानिकों से आग्रह किया कि अगर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसानी से जुड़े हुए प्रतिनिधि, उद्योग आपस में तालमेल बिठाएं तो किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में, देश के स्थायित्व में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। यदि अगर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसान से जुड़े हुए संबंधित प्रतिनिधि, किसान के हित को ध्यान में रखने वाला उद्योग ये ध्यान दे कि किसान जिस चीज़ को पैदा करता है, पशुधन है, कृषि धन है, उसमें किसान का रोल एक तरीके से खत्म हो जाता है और बाकी लोग उसको टेकअप कर लेते हैं। समय आ गया है जब किसान को सोचना पड़ेगा, किसान परिवार के कृषक पुत्रों को सोचना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार यदि अगर आज के दिन कोई है तो कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा सरकार में मंत्री, संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुड़गांव के एक उद्यमी संगठन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संसद भवन परिसर में मुलाकात की। बातचीत के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेमोग्राफी भारत की ताकत है। उद्यमियों को नवाचार और कार्यकुशलता के आधार पर आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और वैश्विक चुनौतियों का समाधान आम सहमति और संवाद से ही निकल सकता है। संसद भवन परिसर में एक उद्यमी संगठन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। उद्यमियों से बातचीत के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे नवाचार और उत्कृष्टता के आधार पर आधुनिक और जीवंत राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नवाचार, शोध और परिश्रम के बल पर भारतीय युवा सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। भारत के पास जो संसाधन है, दुनिया के पास वैसे संसाधन नहीं है। कहीं आप चले जाएंगे, कई देशों में टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, इनोवेशन में, लेकिन मानव संसाधन नहीं है। नौजवानों की संख्या ही खत्म हो गई है। कई देशों में तो हालत ये है कि 10 साल बाद नौजवानों की संख्या इतनी घटने लगी। वो देश इससे चिंता है कि हमारे यहाँ युवा आबादी की कमी है। हमारे पास युवा आबादी भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, इनोवेशन भी, हमारी बौद्धिक क्षमता भी तेज़ी से बढ़ रही है। रिसर्च के बारे में भी विश्वविद्यालयों के अंदर रिसर्च सेंटर खुल रहे हैं। तो हर सेक्टर के अंदर
हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कई दुनिया के सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं। हमारे स्टार्टअप का नया एक हब बन गया है। कोई समय में स्टार्टअप कुछ मानता नहीं था कि स्टार्टअप भी आज 1,15,000 से ज़्यादा स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न है। तो ये एक बदलते नए भारत की तस्वीर है और नए बदलते भारत में जहाँ पे इकोनॉमी के अंदर हम तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए संसद टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वतन को जानो कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के युवाओं के एक दल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देश की कला, संस्कृति, सभ्यता और विकास कार्यों से अवगत कराना रहा। युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में चारों ओर विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने 1100 से ज्यादा ऑनलाइन सेवाओं के संचालन पर खुशी जताई। साथ ही युवाओं से सरकार की ओर से किए जा रहे विकास के कामों का लाभ उठाने को कहा। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने विद्वानों को अपने जीवन में समर्पण की भावना से काम करने को कहा। साथ ही बुजुर्गों की सेवा करने और देश के प्रति सम्मान की भावना रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक समय था जब भारत प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब नवाचार के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष के 10 देशों में शामिल हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक दिन के हरियाणा दौरे पर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयता हमारी पहचान है, भारत का हित सर्वोपरि है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि गुरुजनों का आदर, परिजनों की सेवा और देश का सम्मान सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। अमृतकाल को गौरव काल बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के युवा नए भारत के योद्धा हैं। युवाओं ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद की है। You, my young friends, are vanguards of resurgent Bharat. The achievements of young minds in the country have been nothing short of extraordinary. I am talking of those young minds who have already walked out of the universities and have contributed to the growth trajectory of Bharat. They have brought about Bharat to 5th largest economy in the world. They have created an ecosystem in economy that will be the 3rd largest global economy by end of 2030. Our young friends have utilized the agriculture sector to creating the 3rd largest startup ecosystem in the world. And the contribution is such that Bharat at 2047 will be a developed nation. Bharat for sure will be Vishwaguru. There is no doubt about it. कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय के प्राचार्य, छात्र छात्राएं और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक दिन के हरिद्वार दौरे पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व होना चाहिए। भारतीयता हमारी पहचान है और राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। कुछ लोग भारत की महान छवि को धूमिल करने में लगे रहते हैं। ऐसे प्रयासों को हमें विफल करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन के हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित वेद विज्ञान एवं संस्कृति महाकुंभ के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। नई शिक्षा नीति को सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व होना चाहिए।
भारतीयता हमारी पहचान है और राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ भटके हुए लोग मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार नहीं करते, लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब हर शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध होगी। हमारी नई शिक्षा नीति हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सर्जन करने वाली है। हर भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर गौरव अनुभव करना चाहिए और हम करते हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। जहां भी देश में जाएंगे हमारी पहचान भारतीयता है। राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं। हाल के वर्षों में अर्जित अप्रत्याशित सफलता, अकल्पनीय विकास से हमारा सर ऊंचा होना चाहिए और इस पर कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेदों से अवगत कराने पर जोर देते हुए कहा कि ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है। समय आ गया है कि हम वेदों में झांकें, पर थोड़ी चिंता होती है कि बहुत सौ ने तो वेद देखे ही नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेद से अवगत कराएं। ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी द्वारा इस महाकुंभ का आयोजन स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित समारोह में शिरकत की। युवाओं को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में भारत वैश्विक एजेंडा तय कर रहा है, विश्व को नेतृत्व दे रहा है और ऐसे बदलते आर्थिक दौर में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत स्टार्टअप के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बन गया है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे नवाचार और शोध के जरिए भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाएं, जिससे कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक समारोह में युवाओं को संबोधित किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कॉस्ट अकाउंट्स के राष्ट्र निर्माण में योगदान का जिक्र किया। साथ ही कहा कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प की सिद्धि में वे भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापार, उद्योग, सेवा और सरकारी क्षेत्र में उनका कुशल वित्तीय प्रबंधन विशेष महत्व रखता है। आपकी इस प्रतिबद्धता के लिए, राष्ट्र के निर्माण में इस योगदान के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि आपने विषय रखा है चर्चा के लिए कि राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान, और आज इस सारे देश के अंदर एक सकारात्मक वातावरण बना है कि हम किस तरीके से अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हम काम कर रहे हैं हमारा योगदान क्या हो सकता है। ये विचार, ये लोगों का संकल्प, ये दृढ़ इच्छा शक्ति, ये मनोभाव आने वाले समय के अंदर भारत के, विकसित भारत के सपने को पूरा करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करेगा। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से बढ़ रहा है। दुनिया की ज्यादातर कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं क्योंकि हमारे युवा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका इनोवेशन, उनका चिंतन और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता हमारी बहुत बड़ी ताकत है।
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेताओं ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर समाधि स्थल पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। वहीं संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने अटल जी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। प्रार्थना सभा में कई बड़े नेताओं के साथ साधु संत भी शामिल हुए। सभी ने भावपूर्ण नमन कर युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए अपने संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जीवन पर्यंत राष्ट्र निर्माण को गति देने में जुटे रहे। मां भारती के लिए उनका समर्पण और सेवा भाव अमृत काल में भी प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसद सदस्यों ने पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पूर्व संसद सदस्य और अन्य विशिष्ट जन भी उपस्थित रहे। बता दें कि राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवाओं के सम्मान में पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र का अनावरण 19 दिसंबर 1957 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र का अनावरण 12 फरवरी 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया गया था। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 21 दिसंबर 2023 को ऊर्जा समिति की बैठक हुई। 21 दिसंबर को ही रेल समिति की बैठक संपन्न हुई। 22 दिसंबर 2023 को वित्त समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।